integrate it, add wings to your career. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। ठीक है, अपन आरसीसी डिज़ाइन ने स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट लेक्चर, अपना इंट्रोडक्शन। मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, सिलेबस का बताया था, सिलेबस का मैंने बिल्कुल डिफाइन किया था। आपने राजस्थान जेई और एसएससी जेई दोनों का बिल्कुल सिलेबस सेम है। ठीक है, एक एक डॉट टू डॉट लाइन, बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सेम सिलेबस है आरसीसी डिज़ाइन का। ठीक है, एसएससी और किसका, राजस्थान जेई। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, अपन ने स्टार्ट किया था आरसीसी। मैंने बताया था कि आरसीसी के टाइप्स, ठीक है, कंक्रीट के टाइप्स, ठीक है, पीसीसी, आरसीसी, प्री स्ट्रेस। ठीक है, अपन क्यों अपना स्टील एज ए रिइंफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं अपन, सिर्फ आरसीसी में अपन ने स्टील ही क्यों डाला था। ठीक है, ये सब अपन ने देख लिया था। और लास्ट में जाते जाते अपन ने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखी थी कंक्रीट की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, अपना पहला ये आज का लेक्चर, अपना मेन जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो इस लेक्चर से स्टार्ट होने वाला है। पिछला इंट्रोडक्शन था, वो आप जरूर देखिए उसको, क्योंकि उससे फिर हमेशा हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अपन को उसके एस्पेक्ट्स पता चले कि अपन को कितना कवर करना है, कहाँ तक अपन को रेंज कवर करनी है उस चैप्टर में या उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब आरसीसी डिजाइन में अपना पहला टॉपिक कंक्रीट प्रॉपर्टीज। आज का लेक्चर हमारा कंक्रीट के बारे में है, पूरा कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो अपने को पहले कंक्रीट आना चाहिए, उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे ना। ठीक है, तो पहले आज अपन पूरा कंक्रीट के बारे में देखेंगे, कंक्रीट की स्ट्रेंथ्स के बारे में देखेंगे, कंक्रीट में कैसे कैसे क्रीप और श्रिंकेज जाता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताई थी, कैरेक्टर, अब स्पेलिंग में मत जाना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताई थी। ठीक है, मैंने किससे डिनोट किया था, FCK से डिनोट किया था। ओके, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट को मैंने क्या बोला था, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को मैंने कैसे डिफाइन किया था, जैसे M20 है। ठीक है, तो ये M क्या है, M क्या डिनोट कर रहा था, मिक्स को, और 20 किसको डिनोट कर रहा था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को एट 28 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अपन ने कंक्रीट के ब्लॉक्स को, ये कंक्रीट के क्यूब्स को हमने कितने डेज तक क्योर करना पड़ेगा, 28 दिन तक अपन को क्योरिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद अपन टेस्ट करते हैं, तो जो स्ट्रेंथ आती है, अब ये 20 किस में है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर 28 दिन की स्ट्रेंथ होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको मैंने क्या बोला था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में मैंने बोला था कि 5% क्या होना चाहिए, जो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो उससे कम ही फेल होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर 100 सैंपल लिए हैं तो 5 ही 20 से कम आना चाहिए, बाकी सारे 20 से ज़्यादा ही आने चाहिए कम से कम। क्लियर, तो ये चीज़ अपन ने देखी थी। अब अपन देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं पूरे आरसीसी में मैं ऐसे नोट्स लेके चलूँगा, और ऐसे ये इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ, वो सीधा सवाल है। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे ना, वो आप एकदम ध्यान से लिखना अपने नोट्स में। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी। अगर मुझे आरसीसी चाहिए, आरसीसी बनाना है, ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बनाना है, तो जो ग्रेड, कंक्रीट का ग्रेड होना चाहिए ना मिनिमम, वो कितना होना चाहिए, M20। ये ध्यान रखना, ये सीधे सीधे हमारे को एग्जाम में पूछा जाता है। अब सेकंड बात, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम इफ जो हमारी साइट है वो नियर क्या है, सी कोस्ट, साइट एट नियर सी कोस्ट। ठीक है, सी कोस्ट, अब ये कॉस्ट हो गया, ये कोस्ट AST। ठीक है, या और अगर मैं सी वाटर का इस्तेमाल किया हुआ हमारे कंक्रीट बनाने में। ठीक है, पहले क्या बोला मैंने, M20 बोला, किसके लिए, आरसीसी के लिए। ठीक, और यहां पर आएगी हमारी बात M30। ठीक है, ये भी आरसीसी ही है, फॉर आरसीसी। क्लियर, आई बात समझ। और यहां मैं अगर पीसीसी की बात करूं, किस में ही, इसी में ही, अगर पीसीसी क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो M20। अगर वो सी कोस्ट है तो ठीक है, यहां पर तो पीसीसी अपन M15 भी करते हैं, M10 भी करते हैं। ठीक है, वो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद मैं और बताने वाला हूं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। क्लियर, अब बात आती है कि जैसे देखो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना, किस पे डिपेंड करता है, एक्सपोजर कंडीशन पे। एक्सपोजर कंडीशन, अब क्या नई चीज आई, ठीक है, जैसे देखो कोई भी स्ट्रक्चर है हमारा, कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है,
जैसे एक है दीवार हमारी घर की, ठीक है, और एक है बिल्डिंग का कॉलम, ठीक है, और एक कुछ और चीज़ होगी, तो वो एक्सपोजर कैसा, उसको लाइफ टाइम में जो एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होना चाहिए, ठीक है, जो उसका एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, वो सीधे अपने कौन से कोड में गिवन है, एज पर IS 456/2000 हमारा ग्रंथ है जो RCC का, ठीक है। एक्सपोजर कंडीशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिखूंगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कि इतना तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होना ही चाहिए अगर ये एक्सपोजर कंडीशन है तो, ठीक है। फर्स्ट, ये आपको टेबल पूरी की पूरी मिल जाएगी अगर माइल्ड है, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, ये 5 ही होते हैं और ये अपने को एकदम याद रखने हैं। सीवियर, वेरी सीवियर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये जो पूरी टेबल है ना, वो पूरी की पूरी अगर माइल्ड के लिए पूछ ले, सीवियर के लिए पूछ ले, वेरी सीवियर के लिए पूछ ले, ठीक है। सीवियर की स्पेलिंग गलत है यार, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ, ओके। और फिर आएगा एक्सट्रीम। ये 5 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। M20 के लिए, माइल्ड के लिए M20, M25, M30, M35, बस 5 का ऐड करते जाओ और कुछ नहीं, M40। ये मिनिमम क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, किसके लिए, हमारे अगर एक्सपोजर कंडीशंस हैं अलग अलग, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा IS 456/2000 हमारा जो कोड है, और उसमें आपको ये मिल जाएगी, ये टेबल एज इट इज मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब एक नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अपन ने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देख ली। अब एक बात आती है कि सर मैंने 100 टेस्ट किए, ठीक है, 100 मान लो मैंने 100 सैंपल लिए, ठीक है, जिसको अगर मेरे को ग्रेड कंक्रीट है ना, जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जो हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, हम अलग अलग क्यूब्स की स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो मान लो मैंने अगर 100 लिए, ठीक है, तो सबकी तो बिल्कुल वो नहीं आएगी स्ट्रेंथ बराबर, किसी की 99 आएगी, किसी की 98, किसी की 102, किसी की 101, ठीक है। अब वो किस पर, वो ये क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं, ठीक है, हम जो पूरा मटेरियल है, सैंड है, ठीक है, सीमेंट है, वाटर, इन सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सबको क्योरिंग अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग आती है भाई, बिल्कुल एज इट इज सबकी, तो एज इट इज इतनी प्रिसिशन से तो अपन कंक्रीट बना नहीं सकते, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे सीधा क्वेश्चन आएगा, वो मैं कैसा आएगा वो भी बताऊंगा। स्ट्रेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स। अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाता जाऊं, ठीक है, या स्ट्रेंथ के उस पर कैसा क्या रिलेशन रहता है, ठीक है, वो ऐसा कुछ रिलेशन रहता है, ये एक ऐसा पैराबोला बनता है। और ये जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, ये जो सबसे ज़्यादा वाली, वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं है, ये मीन स्ट्रेंथ है, F मीन, ठीक है। अभी आने वाला हूँ मैं, ये F मीन क्या होता है, और ये आएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यहाँ से भी बोल दो चाहे, ठीक है, ये है हमारा FCK, ठीक है, ये वाली नहीं आएगी। और ये जो है ना, देखो ये जो वाट, ये 5% होगा हमारा, ये वाला, क्यों, क्योंकि 5% जो हमारे टेस्ट है वो क्या होने चाहिए, मिनिमम 5% ही, इससे कम होने चाहिए, तो वो FCK ये आएगा ना, ठीक है। मीन स्ट्रेंथ हमारी सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है, और आगे स्ट्रेंथ बढ़ रही है बट फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के रहेंगे ना, वो मीन स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। ये आया FCK, इसको मैं, इस कर्व को मैं नाम देता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये ज़्यादा काम का नहीं है बट ये चीज़ काम की आएगी, अभी मैं जो बताने वाला हूँ इसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं जितना यहाँ पढ़ा रहा हूँ उतना आपको समझ में आना चाहिए, उतने आप अपने खुद से नोट्स बनाओ, वो बात अलग है, ठीक है। आपको खुद के भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो शॉर्ट नोट्स हैं या जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, अब सब चीज़ तो लिखाऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चीज़ बोलते हैं सिर्फ, ठीक। तो ये चीज़, अब इनमें जो रिलेशन होता है, किसमें, FM और FCK, ये पूछा जाता है, FCK + 1.5 सिग्मा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, जो हमारे काम की चीज़, हमको उसी से ही मतलब है। अब सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, या सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। कैसे भी ध्यान रखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.65 सिग्मा, FCK हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और FM मीन स्ट्रेंथ, क्लियर। अच्छा,
अच्छा ये तो बोल दिया अपन ने कि ठीक है ये FCK अगर मुझे पता है तो FM निकाल सकता हूँ 1.65 इंटू सिग्मा को ऐड करके। अब सिग्मा कहाँ से लाऊं? तो सिग्मा भी फिक्स है, ठीक है, ये भी अपने को कोड में गिवन है, उसकी भी टेंशन नहीं है अपने पास। सिग्मा भी फिक्स है अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, ठीक है, तो वो भी याद रखो। बस हमें देखो जब अपन डिज़ाइन करते तब तो हमारे हाथ में कोड होता है, बट एग्जाम में हमें कोड नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे कोड से ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? जो अपन बीटेक में अपन करते थे ना, तो अपने को कोड बिल्कुल हाथ में दिया जाता था, तब हमें डिज़ाइन करनी पड़ती थी। अब हमें जो काम की चीज़ है वो पहले से ही पता होनी चाहिए, सब एक एक चीज़ अपने को कोडल प्रोविजन बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्रेड और यहाँ लिखूंगा सिग्मा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले अगर M10 है या M15 है, फिर M20 है या M25 है, और M30 है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। ये तीन ही केस होते हैं हमारे ग्रेड के लिए, सॉरी सिग्मा के लिए, और इनकी वैल्यूज होती है 3.5, 4 और 5। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, ध्यान रखना, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो कितना आसान। अगर FCK 20 है, मान लो मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, तो FCK कितना है 20, तो FM पूछूं मैं, अगर FM पूछूं तो कितना निकालूंगा, FCK प्लस 1.65 इंटू 4, जो भी आया वो हमारा आंसर। ये क्या मिलेगी हमें? मीन स्ट्रेंथ मिलेगी। समझ गए? चलो अब बात आती है कि सर इनका यूज क्या है, FCK काम क्या आता है हमारे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब यूं क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अपने को पता होना चाहिए अपन को, भैया अपन इंजीनियर बनने वाले हैं, अपन जूनियर इंजीनियर बनने वाले हैं। और कोई भी अगर मान लो अपना सीनियर ही अगर अपन से यूं ही बैठे बैठे साइट पे पूछ ले कि FCK का रोल क्या है हमारे डिज़ाइन में, या FCK क्यों काम आता है, ठीक है, तो बस ये चीज़ें छोटी से छोटी पता होनी चाहिए अपन को, ठीक है। जो हमारा ये FCK है, अपन इसको बार बार कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन ऑफ, पहली बात तो डिज़ाइन में काम आता है ये, जब अपन आगे डिज़ाइन करेंगे ना कंक्रीट स्ट्रक्चर की, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो अपन सिर्फ और सिर्फ FCK का यूज़ में लेके चलेंगे। जितनी भी अपन RCC में आगे स्लैब डिज़ाइन करेंगे, बीम डिज़ाइन करेंगे, कॉलम डिज़ाइन करेंगे, या कुछ भी फलाना डिज़ाइन करेंगे, तो FCK डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में अपन ये जो स्ट्रेंथ यूज़ ले रहे हैं, जिसके ऊपर अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आगे लगाएंगे, ठीक है, वो किस पर यूज़ करते हैं? FCK पे, पहली बात। और दूसरा, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अब ये क्वालिटी कंट्रोल क्या नई चीज़ है? फिर वही बात है, देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अगर मेरे 100 टेस्ट में से 5 ही FCK से कम है, तो ये क्या हो रहा है? क्वालिटी चेक ही तो हो रहा है। अगर 10 निकलते तो मेरी क्वालिटी खराब होती। क्लियर? इसी बात से समझ लो, बस इतना, जिसका ज़्यादा रोल नहीं है। अपने को जो काम की चीज़ है अपन को उससे मतलब है। बस अब मैं चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अपन इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करना है और कैसे भी बस मैं एग्जाम पास कर लूँ। मुझे नॉलेज तो होनी चाहिए। मैं जूनियर इंजीनियर बनूंगा तो मुझे नॉलेज तो होनी चाहिए, RCC की बेसिक नॉलेज तो पता होनी चाहिए। इसीलिए बस अब मैं बताने वाला हूँ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये भी डायरेक्ट कोड में, देखो मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, सब कुछ कोड में गिवन है। आप जाके IS 456 पढ़िए पूरा, बिल्कुल पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक पूरा, ठीक। बट अपन फिर भी हर वीडियोस में, जब भी मैं कुछ डिज़ाइन कराऊंगा, वो सारे के सारे कोड के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। चलो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अब देखो ये जो सीधे मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये मीन स्ट्रेंथ, ये सिग्मा, ये सब कुछ कोड में गिवन है, बट ये सीधा एग्जाम में भी आता है, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, SSC में तो खास कर, ठीक है। आजकल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आजकल थोड़े थोड़े घुमा के क्वेश्चन आने लग गए हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया किसके लिए? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो नॉर्मल कि जिस लोड पर हमारा कंक्रीट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए या क्रैक हो जाए या फेल हो जाए, ठीक है, क्रश हो जाए। चलो, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, जो अपन टेस्टिंग करें। मैंने तुम्हें फर्स्ट बताया था कि जब अपन ने क्यूब कास्ट किए थे, उसके बाद जो मैं मशीन में लगाता हूँ और जो स्ट्रेंथ आती है, जो जिस लोड पे वो टूट जाता है डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वो आ जाती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में जो ये पूछ रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, नाम से पता चल रहा है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा, किसके बेसिस पे? आगे पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनके बेसिस पे,
क्लियर? तो चलो अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे को वही IS 456 में गिवन है, टेबल नंबर 11, टेबल नंबर 11 IS 456 2000। क्लियर? चलो पहला पॉइंट, अगर M15 है, अगर M15 है, ठीक है, M15 के लिए लिख रहा हूं और यहां पे लिखूंगा M20 या उससे अबव के लिए, ठीक है, ये बात है। और मिनिमम चार मुझे नॉन कंसिक्यूटिव, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव सैंपल्स लेने हैं, कॉन्सिक्यूटिव सैंपल लेने हैं, ठीक है, और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इनका, ठीक है, इनका मीन ऑफ ग्रुप ऑफ, ऐसा लिख दो डायरेक्ट, चार का एक साथ मीन ऑफ, ये क्योंकि देखो पूरा कोडल प्रोविजन है, अपने को सीधा कोड से लिखा हुआ, मैं चाहता तो पूरा टेबल से बनाना, पर थोड़ी चीज़ समझानी पड़ती है अपन को, ठीक है। तो ये M15 है, मैंने 4 सैंपल लिए मान लो, ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव सैंपल लिए और उनका मीन निकाला, ठीक है, किसका? उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का निकाला। तो क्या होना चाहिए? FCK प्लस 0.825 सिग्मा या और FCK प्लस 3 न्यूटन पर mm², इनमें से जो भी ज़्यादा है, विच एवर इज मोर, इतना तो होना चाहिए, किसके लिए? M15 के लिए, ठीक है। उसका पर्टिकुलर सिग्मा जो भी अपन वैल्यू डालेंगे, ठीक है, प्लस FCK, अगर M15 है या उससे कम है। अगर M20 है तो यही चीज़ हो जाएगी, वही FCK प्लस 0.825 और FCK प्लस 4 न्यूटन पर mm², क्लियर? इन सब का मीन, और इसी में से भी वही विच एवर इज मोर, इन दोनों में से जो भी विच एवर इज मोर, क्लियर? अच्छा, और एक और चीज होती है इंडिविजुअल सैंपल के लिए, किसी एक, एनी इंडिविजुअल सैंपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी इंडिविजुअल सैंपल वो कितना होना चाहिए? कम से कम जो हमारा FCK -3 और यहां आ जाएगा FCK -4, इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए, ये न्यूटन पर mm² में है, ध्यान रखना। बस ये हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है हमारा। अगर मेरे को जो सैंपल है वो मैं लूंगा या नहीं लूंगा, ठीक है, मेरे आगे सैंपल जो आगे कैलकुलेशंस में वो मैं ये अपन कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा, उसका ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। ये आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी लेना चाहो ले लो, ठीक है। इंडिविजुअल का भी देख लिया। चलो हाँ, हटा रहा हूं मैं। देखो अब अपन ने क्या क्या देख लिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख ली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखी। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, याद रखो, ठीक है। अब उस पर आने वाला हूँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ पर, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट रेज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ भी, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मैं बिल्कुल जो चीज़ काम की है मैं उतनी ही बताऊंगा, जितना अपने को जूनियर इंजीनियर के सिलेबस में है, जितना अपन को हमारे क्वेश्चन पुट होगा वहां से ही उतना ही वापस लेके चलूंगा, ठीक है। अपने को ज़्यादा मतलब नहीं आगे पढ़ने का। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लिख लो, चलो एक ही बात है, ऑफ कंक्रीट, ठीक। तो मैं बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप, पहला फर्स्ट तो होगी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो इनके जो मैं अभी तीन स्ट्रेंथ बताऊंगा, इन तीनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और अपने को उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना क्वेश्चन आने वाला है उतना ही, ठीक है। पायर कर चेंज कर लेते हैं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलूं या सिर्फ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही पार्ट है। अब बात आ रही है कि सर फ्लेक्सुरल है और आप टेंसाइल बोल रहे हो, तो देखो जाके पढ़ो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहां बेंडिंग स्ट्रेस आया था, बेंडिंग स्ट्रेस में दोनों आते हैं, कंप्रेशन और टेंशन, ठीक है। तो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अगर मैं कंक्रीट की बात करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल होगी, कंप्रेसिव नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेसिव तो वो उसकी खुद की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग चल रही है, ठीक है। यहाँ अपन सिर्फ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इसको मैं डिनोट करूंगा FCR से। सेकंड मैं दूंगा स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, और थर्ड डायरेक्ट
टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये 3 वर्ड है, ये 3 टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये ST का मतलब स्ट्रेंथ है, ठीक है, शॉर्ट में। इसको मैं डिनोट करता हूँ FCS से, इसको मैं डिनोट करता हूँ FCT से, ठीक है। फ्लेक्शन अपनी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ स्प्लिटिंग टेंसाइल ये FCS, कंक्रीट और किस में, डायरेक्ट टेंशन में, और कंक्रीट का ही किस में, अब ये इसको एक और दिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो FCR जो होता है वो होता है 0.7 अंडर रूट FCK, पहला। और अगला ये इसकी बात करें FCS की, ठीक है, किसकी, हमारी स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो होती है हमारी FCS होती है 0.66 FCR। ये देखो ये FCR है, ये 0.66 FCR, और ये FCT ये होती है 0.5 FCR। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप तीनों चीज़ें अपने को एकदम याद कर लो, घोट लो, कुछ भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सब के ऊपर भी आने वाला हूँ, ये सब क्या क्या है, पहले ये चीज़ देखो, ठीक है। अच्छा, इसकी तो बात समझ में आती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की, तो ठीक है। अच्छा, ये तो अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ ही है। अब ये एक नई चीज़ क्या है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। अपन क्या करते हैं, देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ अपन निकाल नहीं सकते कंक्रीट पे अपन टेंशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में अपन इनडायरेक्टली क्या निकालते हैं, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाल के ही, या FCR निकाल के ही हमें ही क्या निकलता है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। और डायरेक्ट टेस्टिंग, अब आपको, ठीक है, आपको इसका फिगर भी मिल जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का अपन क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं ऐसा, जिसकी लेंथ L, ठीक है, उसके ऊपर लगाते हैं P फोर्स नीचे से और ऊपर दोनों साइड से, और ये हमारे को निकल के आता है, इसका डाया अगर D है तो F स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 2P/πDL। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये क्या है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है 2P/πDL। ये अपन ये अपना ऐसा टेस्ट करते हैं, आपको इसकी इमेज भी आ जाएगी बोर्ड पर, क्लियर। अब डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ से नाम समझ में आता है कि अगर मैं डायरेक्टली टेंसाइल फोर्स लगा के मैं इसकी स्ट्रेंथ निकालता हूं तो FCT ये आएगी हमारे पास सीधे सीधे 0.5 FCR। इनके बीच में अगर मैं रिलेशन पूछूं तो क्या होगा, डायरेक्ट अगर पूछे कि भैया FCK ग्रेटर देन FCR ग्रेटर देन FCS ग्रेटर देन FCT, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। इनमें से सबसे बड़ा FCK, फिर FCR, फिर FCS, फिर FCT, क्लियर। आई बात समझ, ये हो गई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट चलें आगे। देखो अभी अपन सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तक अपन ने रीइंफोर्समेंट को देखा भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन स्टील को भी देखेंगे, स्टील के भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, स्टील की भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ, अभी सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की बातें चल रही हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, क्लियर। तो जहां वर्ड आया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वहां मुझे क्या करना होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व चाहिए होगा। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ गया वापस, स्ट्रेंथ स्ट्रेन का कर्व चाहिए किसी भी मटेरियल का। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं पता मुझे तो मैं क्या नहीं निकाल सकता, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, खुद स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू या विद इन इलास्टिक लिमिट। चलो तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए, बिल्कुल आ जाओ बना लेते हैं फटाफट। ये भी अपने को IS 456 में गिवन है, टेंशन मत लेना, सब कुछ गिवन है। स्ट्रेन स्ट्रेस, क्लियर। देखो तो कैसा बनेगा, पहले तो यहाँ यूँ पैराबोलिक बनता है, पहली बात यहाँ तक, और उसके आगे कांस्टेंट, ठीक है। ये तो है जो हमारे कोडल प्रोविजन है, बट एक्चुअली ये ऐसे जाता है, थोड़ा नीचे चला जाएगा। ये एज पर IS 456 है और ये एक्चुअल है। एक्चुअली अगर टेस्टिंग करेंगे तो कुछ कर ऐसा पैराबोला जाके ये नीचे जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमें मिलेगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है, जो FCK है। यहाँ ये स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.002 और ये जो मैक्सिमम लेता है वो लेता है 0.0035। अब बात आती है कि सर ये पैराबोलिक है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पैराबोलिक है, फिर लीनियर है, कांस्टेंट है।
तो अब बात आती है सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालें। तो अगर यहाँ पर इसका स्लोप निकालता इधर, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो उसको मैं नाम देता EC। अब ये सब बताने वाला हूँ, EC ET क्या है। अगर मैं किसी जनरल पॉइंट पे निकालूँ स्लोप तो वो होता है ET और इसके पैरेलल, ठीक है। ये कहाँ गया, ये जैसे कोई भी जनरल पॉइंट है इधर, इसको अगर मैं लाइन को जोड़ दूँ किसी दो पॉइंट को ओरिजिन से और यूँ जोड़ दूँ, ठीक है, तो जो इसका स्लोप है वो हमें देता है ES, सेकेंड मॉडुलस। ठीक है, अभी ये सब बताने वाला हूँ, ES ET EC सब क्या है, क्लियर। आ जाओ, ये देख लिया अपन ने 0.002, इसको 0.2% भी बोलेंगे, 0.2%, और इसको 0.35% भी बोलेंगे, ठीक है, अगर परसेंटेज में आ जाए तो। चलो EC, पहला EC तो बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ES होता है सीकेंट मॉडुलस और ET होता है टेंजेंट मॉडुलस। अगर किसी जनरल पॉइंट पर मैं इसका स्लोप निकालता हूं इस कर्व का, तो वो तो हमें देगा टेंजेंट मॉडुलस। किसी दो पॉइंट को जोड़ के इस लाइन का स्लोप निकालूंगा तो वो मिलेगा सीकेंट मॉडुलस। जो स्टार्टिंग में जो मॉडुलस होता है, जो स्टार्टिंग में जो हमारा स्लोप होता है वो होता है EC, ठीक है, शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस। आ गई बात समझ। अब जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हम कौन सा यूज करते हैं भैया, EC यूज करेंगे, ET यूज करेंगे, या कौन सा ECS यूज करेंगे, जो भी करेंगे वो कैसे निकालूं, उनकी वैल्यू हमारे को कैसे पता चले, ठीक है, वो हम डायरेक्ट बता रहा हूं अब। क्योंकि ये देखो, ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आएगा कि EC कितना होता है, FCK के टर्म में बताओ, ठीक है। अभी इससे पहले अपन ने क्या देखा था, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ देखी थी या मॉडुलस ऑफ रप्चर देखा था, वो कितना होता है। तो EC होता है हमारे पास 5000√FC_K। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 5000√FC_K। ये हमें क्या देगा, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको मैं डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है, ठीक है। ये देखो सारे वर्ड्स हैं, एग्जाम में ये घुमा के ऐसे ही पूछा जाता है कि डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ गया, तो इन चार में ऑप्शन में कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है, 5000√FC_K। अच्छा, एक और बात है कि अगर इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट बात करूं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है अपना SSC में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद इन इलास्टिक लिमिट की बात करूं तो ये सब इक्वल होंगे, ES EC ET और किसके बराबर, 5000√FC_K के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक ये सब कुछ सेम चलेगा मामला। अब आ जाओ लॉन्ग टर्म मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। देखो अभी तक सोम चल रही है मेरे को, ठीक है। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पर भी एक चीज आएगी, ठीक है। अभी तक अपन ने ये देखे थे 3 टर्म, एक और आती है लॉन्ग टर्म वाली, कि सर आपने शॉर्ट टर्म तो बताई, लॉन्ग टर्म तो बताई नहीं, वो ECE डिनोट करते हैं, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ। अब ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब देखो जहां भी वर्ड आ गया टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन्स, याद करो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर, ठीक है, क्रीप बताया था मैंने उसमें, ठीक है। तो जहां भी टाइम डिपेंडेंट का रोल आ गया ना, वहां पे क्रीप आएगा, ठीक है, जहां भी सस्टेन्ड लोडिंग आ गई। चलो, तो यहां पर क्या होगा, ये जो EC है अपॉन 1+θ, ये होता है ECE, ठीक है। अब ये थीटा क्या है, थीटा होता है क्रीप कोफिशिएंट, मैं आगे अभी क्रीप भी बताने वाला हूँ, एग्जैक्ट अपन को पूरा क्रीप देखेंगे, क्रीप प्रॉपर्टी होती है हमारी कंक्रीट में, ठीक है, क्रीप के इफेक्ट्स देखेंगे, क्रीप को अपन हमारे लिए क्रीप अच्छा क्यों है ये भी देखेंगे, ठीक है, इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी देखेंगे, और क्रीप से होने वाले इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो थीटा जो है हमारा क्रीप कोफिशिएंट है। अब देखिए, जैसे मेरे को मान लो 7 दिन, 28 दिन, 15 दिन, 1 साल, अगर अलग अलग वैल्यूज पर ये टाइम, थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अभी मैं बताने वाला हूँ कि ये थीटा की वैल्यूज क्या क्या लेनी होती है, ठीक है। तो मान लो अपन ने ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल दिया, ठीक है, 5000√FC_K से। कोई मुझसे पूछे कि मॉडुलस ऑफ लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालूंगा, सीधे EC अपॉन 1+θ, और थीटा हमको अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो थीटा, अब वैसे थीटा पूछे कि थीटा है क्या,
ठीक है, ये जो थीटा है, अब अभी मैं आगे क्रीप बताऊंगा ना, उसमें बताऊंगा थीटा वैसे अच्छे से। चलो बल यहीं पर ही देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। अभी ये इसके ऊपर मैं एक डायग्राम भी बताऊंगा ना, जब क्रीप पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझाऊंगा, पर अभी देख लो, इसी लेक्चर में आने वाला है। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग। इलास्टिक स्ट्रेन, अल्टीमेट स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन थीटा होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग। ठीक है, ये मैं जब इसका डायग्राम बताऊंगा ना क्रीप में, तब एकदम एक्यूरेट चीज़ समझ में आ जाएगी ये थीटा है क्या। अब थीटा की वैल्यूज देख लो फटाफट, क्योंकि ये अपने को वैल्यूज से मतलब है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये हटा रहा हूँ मैं। थीटा की वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, एज ऑफ लोडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर, एज एट लोडिंग सॉरी। ठीक है, कितनी एज है हमारे कंक्रीट की, और यहाँ पे लिखूंगा मैं थीटा क्रेप कोफिशिएंट 7 डेज, 28 डेज और 1 ईयर। ये तीन ही, ये भी कोड में गिवन है। देखो एक एक चीज हमारे कोड में गिवन होती है, फिर बोल रहा हूं। ओके, ये होता है हमारी वैल्यूज 2.2, 1.6 और 1.1। देखो अगर मुझसे पूछे शॉर्ट टर्म मॉडुलस सॉरी लॉन्ग टर्म निकालो, तो ECE कितना आ जाएगा, ये निकाल के डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा, 1 प्लस थीटा। अच्छा कोई मुझसे बोले सर 6 महीने में बताओ, तो क्या करूंगा मैं, इंटरपोलेशन। ठीक है, कि अगर इसके लिए इतनी है, इसके लिए इतनी है, तो 6 महीने के लिए कितना होगा। ठीक है, पर वो कभी आएगा नहीं, इसी में से ही पूछा जाता है, 7 दिन, 28 डेज और 1 साल। क्लियर, चले अब वही बात वापस, कुछ नोट्स देखो, इंपॉर्टेंट नोट वापस आ गया। हर क्लास में मैं हर चैप्टर में, हर RCC में, हर टॉपिक का मैं मैं नोट्स बताने वाला हूँ। ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। पहला देखो नोट वापस, फर्स्ट मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस अकर्स इन कंक्रीट, बोल दो इन कंक्रीट। किस पे होता है, देखो अभी अपन ने देखा था 0.002, ये क्या है 0.2% स्ट्रेन। देखा था कर्व, उस पे हमें क्या नहीं मिला था, मैक्सिमम मिला था कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट अकर्स एट, ये पहला। सेकंड क्या बोल रहा है, सिलेंडर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये देखो जो भी चीजें छूट जाती है ना, वो सब इधर से मिल जाएगी अपन को, नोट्स में मिल जाएगी। सिलेंडर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स। अब ये अपन है ना CT में भी, उसमें भी पढ़ेंगे, BMC में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। सारी की सारी प्रॉपर्टीज अभी मैंने ये आज का लेक्चर तो जितना भी है ना, वो सारा अपन उसमें पढ़ेंगे, BMC में पढ़ेंगे। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी आएगा, और इससे डिटेल में ही आएगा जब अपन कंक्रीट पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, अभी RCC के लिए अपना जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतनी चीजें बता रहा हूँ। क्यूब स्ट्रेंथ, ठीक है, तो अब ये सर सिलेंडर स्ट्रेंथ और क्यूब स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो क्यूब स्ट्रेंथ तो हमारे जो हमने कंक्रीट के क्यूब कास्ट किए थे, उससे जो स्ट्रेंथ आई थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो तो हमारी क्यूब स्ट्रेंथ। अब सिलेंडर स्ट्रेंथ क्या है, तो बेटा जरूरी थोड़ी है मैं सिर्फ और सिर्फ क्यूब बनाऊं, मैं सिलेंडर बनाऊं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो सिलेंडर बनाता हूं ना, तो सिलेंडर की स्ट्रेंथ कम आती है, इसीलिए अपन यहाँ क्यूब कास्ट करते हैं। तो अगर सिलेंडर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, देखो जो सारे मैं पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट्स ले रहा हूँ वो सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये एक एक क्वेश्चन है सारे। तो सिलेंडर स्ट्रेंथ 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर मैं सिलेंडर बना के जो सैंपल बनाता हूँ ना, वो सिलेंडर बनाऊँ। अगला अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट, अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था, कितना था 0.0035। ठीक है, नेक्स्ट एक और छोटा सा, कि द कंक्रीट सिलेंडर इज एक्सियली लोडेड। अगर इफ, अभी सिलेंडर की बात हो रही, देखिए सिलेंडर स्ट्रेंथ देखा था, अब ये क्या है अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट। अब मैं बात कर रहा हूं इफ कंक्रीट सिलेंडर, इफ कंक्रीट, ये भी क्वेश्चन ही है डायरेक्ट, इफ कंक्रीट सिलेंडर इज एक्सियली लोडेड। ठीक है,
इफ कंक्रीट सिलेंडर इज एक्चुअली लोडेड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वापस अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? 0.02% पर अकर्स एट वही 0.2% स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे 0.0035 मत लगा देना, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट है 0.0035, ये 0.0035 या पॉइंट कितना 35035%। ठीक है, हाँ 0.02% नहीं 0.2% था ना, हाँ तो ठीक है ना, 0.35% ही तो है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, नोट है, ये नोट डाउन कर लो, इसका जो भी ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सीधा क्रीप पे आने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो बताया था ना सर, अभी इतनी देर से अपन क्रीप कर रहे हैं, वो क्रीप क्या चीज़ है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्रीप प्रॉपर्टी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स मान लो, क्रीप के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है, हमेशा आता है क्रीप या श्रिंकेज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें अपन वापस पढ़ेंगे ना, तो इतना अपन को डिटेल में पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आरसीसी में जितना हमारे काम की चीज़ें अपन उतना ही पढ़ेंगे, जैसे ये 0.0035 आगे लिमिट स्टेट पढ़ेंगे, उसमें काम आएगी। ठीक है, ऐसे ही 0.002 है स्ट्रेन है, वो आगे काम आएगी। तो जितनी काम की चीज़ें अपन उतना ही देखने वाले हैं। ठीक है, चलो क्रीप, अब मैं क्रीप पढ़ाने वाला हूँ, क्रीप। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट, वापस क्रीप क्या चीज़ है? पहली बात टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अब किस लिए? जो हमारा टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ जो हमारा स्ट्रेन है, किसका? कंक्रीट का। कंक्रीट में जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं और उसके टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट को मैं क्रीप बोलता हूं। पहली बात, टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन्स, ठीक, इज क्रीप। ठीक है, अब छोटी सी बात है, देखो बात आती है, अब मैं ना सीधे एक कर्व से समझाने वाला हूँ, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इससे। ठीक है, पहले क्या किया मैंने, यहाँ देखो, यहाँ पर मैं टोटल स्ट्रेन ले लेता हूँ, यहाँ पर टोटल स्ट्रेन लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल स्ट्रेन, और यहाँ पे टाइम इलेप्स बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अपन जैसे जीरो, जब से अपन ने लोड लगाया, लोड हटाने के बाद जितना भी जैसे लोड, ठीक है, जितना टाइम पास हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस पे टाइम है, और यहाँ पर क्या है, इधर क्या आ जाएगा, टोटल स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो कुछ इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन आएगा, पहले कुछ इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आया, क्योंकि किसी टाइम पर एक इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन मिलेगा ना अपन को, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। अभी क्रीप नहीं हो रहा है, अब क्रीप होएगा यहाँ से, क्योंकि जीरो टाइम पर कोई एक इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन होगा हमारे कंक्रीट में। ठीक है, अब यहाँ बात नहीं है, अब टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से टाइम बढ़ रहा है, तो अभी ये जो वैल्यू है, अब यहाँ हमें क्रीप स्ट्रेन मिल रहे हैं, ये जो है ना वो सब क्रीप स्ट्रेन्स है। अब क्या किया मैंने, यहाँ आके अनलोड कर दिया। अभी तक क्या लग रहा था, देखो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एकदम अच्छे से बताया था कि किसी मटेरियल पर अगर मैं सस्टेन लोडिंग रखूँ, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ क्या हो जाते हैं, एक हमें एक्स्ट्रा एडिशनल डिफॉर्मेशन आ जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जिसके कारण वापस अभी रिलैक्सेशन भी आता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, यहाँ वो अभी यहाँ नहीं देखना, यहाँ आओ। ठीक है, तो टाइम डिपेंड, अब ये टाइम t इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो t इक्वल टू 0 पे कुछ इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन होंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, अब जब टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, तो लोड भी बढ़ रहा है। पहली बात, क्योंकि लोड तो उतना का उतना ही है, लोड हमारे अभी चेंज नहीं किया, लोड सस्टेन्ड है हमारी बॉडी पर। ठीक है, कॉन्क्रीट पर लोड सस्टेन्ड है। तो अब यहाँ आके क्या किया मैंने, क्योंकि क्रीप स्ट्रेन्स बढ़ेंगे, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्रीप स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अनलोड कर दिया, यहाँ पर अनलोडिंग कर दिया। ठीक है, लोड्स हटा दिए, तो क्या होगा, क्रीप स्ट्रेन में डिक्रीज होगा। ठीक है, क्रीप स्ट्रेन कुछ डिक्रीज होगा, ये बन जाता है ये यूं ऐसे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो क्या है, रेसिडुअल स्ट्रेन। तो कुछ बॉडी में रेसिडुअल स्ट्रेन्स भी रहेंगे। ठीक है, ये कर्व डायरेक्ट अपन को आ सकता है। अच्छा, अब ये क्या हुआ भाई, अनलोडिंग हुई ना, तो अचानक से इंस्टेंटेनियस रिकवरी हो गई है, वापस इंस्टेंट रिकवरी, इसको नाम दूंगा इंस्टेंट रिकवरी। इंस्टेंट रिकवरी की स्पेलिंग मत जाना, मतलब ठीक ही है वैसे। और ये चीज जो है, ये चीज हमें क्या कहलाएगी, क्रीप रिकवरी। क्रीप रिकवरी। ठीक है, अब आ जाओ,
ठीक है, यहाँ से मेरे को समझ में आता है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है क्रीप स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन होगा, ये होगा अल्टीमेट स्ट्रेन, ये आएगा ना, ये वाली वैल्यू आएगी मेरे को अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन की। ये इस एक्सिस पे टोटल स्ट्रेन है और ये वाली वैल्यू मैं इधर से लिख लेता हूँ, ये वाली अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। तो जो हमें थीटा निकाला था ना, अल्टीमेट अपॉन जिस एज पे हमारी क्या है इलास्टिक स्ट्रेन है की वैल्यू है। ठीक है, तो वो थीटा हमें यहाँ से मिलता है, तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ये वाली। क्यों, अब ये मत कर देना कि सर स्ट्रेन तो अपन यहाँ बनाते हैं, नहीं यहाँ टाइम है। ठीक है, स्ट्रेन्स यहाँ है, स्ट्रेस स्ट्रेन का हमें आदत होती है, तो यहाँ बच्चे ये कर देते हैं कि सर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है ना, ना ना ना, टोटल स्ट्रेन यहाँ है, स्ट्रेन्स इधर है। ठीक है, तो अब सीधा अपन आ जाता है कि ये क्रीप अकर क्यों होता है, वाई, पहली बात। ठीक है, अपन ने ये तो देख लिया कि चलो ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे होता है। अब अकर क्यों हो रहा है, ठीक है, कंक्रीट में खासकर। ठीक है, अब मैं सीधा नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कंक्रीट में क्रीप क्यों होता है ये तो मेरे को पता चल गया कि अगर मैं सस्टेन करता हूँ, ठीक है, मैं लोड लगा के रखता हूँ, तो टाइम के साथ साथ एक एडिशनल डिफॉर्मेशन और आता है मटेरियल में, किसी भी जनरल मटेरियल में। ठीक है, अब मैं सिर्फ कंक्रीट की बात करूँ कि खासकर ऐसा क्या होता है कंक्रीट में कि जिससे क्रीप स्ट्रेन्स आते हैं। ठीक है, वाई मैं लिखता हूँ क्रीप अकर्स और यहाँ लगा लेता हूँ क्वेश्चन मार्क। कैसे, पहला फर्स्ट, अगर मॉइस्चर का लॉस हो जाए। अब मॉइस्चर का लॉस कंक्रीट में, अगर मॉइस्चर का लॉस, क्यों, क्योंकि कंक्रीट में पानी तो है ही ना, तो लॉस हो सकता है मॉइस्चर का, बिल्कुल हो सकता है। तो उसके कारण क्या आ सकते हैं, क्रीप स्ट्रेन आ सकते हैं। दूसरा सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट असर्शन रीजन, ईएस का ये टॉपिक है और आजकल ईएस के क्वेश्चन ही एसएससी जेई में उठ के आने लग गए हैं। ठीक है, और एसएससी जेई के क्वेश्चन अपने राजस्थान जेई के आएंगे। ठीक है, तो वो सब एक से एक कॉपी पेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन नहीं बनाना आता इनको, सब पुराना करके आगे पीछे करके ऑप्शन बदल के और वही क्वेश्चन सीधे सीधे आगे एग्जाम में फॉरवर्ड कर देते हैं, बट थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि बच्चों एग्जैक्ट वो ना हो। जो चीज़ अच्छे से पढ़ के जाएगा, जिसने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, सिर्फ क्वेश्चन रटे नहीं है, वो ही सवाल सही करता है। ठीक है, आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चलो, पहला क्रीप क्यों अकर हो रहा है, मैंने बोला कि फर्स्ट मॉइस्चर लॉस के कारण, मॉइस्चर लॉस के कारण क्रीप। फिर अगर एक और इंटरनल मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, अगर ये भी हो रहा है, इंटरनल मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर। और नेक्स्ट, अगर स्लाइडिंग होती है हमारी जेल के बीच में। थर्ड पॉइंट है हमारा विस्कस फ्लो, बोलूं इसको। ठीक है, ये सीधा सीधा हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, असर्शन रीजन में मिल जाएगा या किसी उसमें मिल जाएगा कि क्रीप अकर्स, 4 ऑप्शन, कौन से सही कौन सा गलत। ठीक है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन ईएस में आए हुए हैं इसीलिए। विस्कस फ्लो या स्लाइडिंग बिटवीन द जेल पार्टिकल्स, और स्लाइडिंग बिटवीन जेल पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया क्रीप क्यों अकर हो रहा है। अच्छा, अब इसके इफेक्ट्स भी देख लें कि इससे क्या क्या होता है। पहली बात, इफेक्ट्स। ठीक है, अभी तो अपन ने देखा कि अच्छा क्रीप इन इन कारणों से होता है, तो अब क्रीप आने के बाद हमें मिलेगा क्या, कि क्या क्या होगा हमारे कंक्रीट में, क्या क्या हो जाएगा। पहली बात, अगर अपन प्री स्ट्रेस करते हैं तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करूं तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस अगर क्रीप है तो। ठीक है, जब अपन प्री स्ट्रेस, वैसे अभी सिलेबस पे तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, लास्ट में एकदम, तो लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्री स्ट्रेस के केस में। ठीक है, इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन, हमारे डिफ्लेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स, इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स। ठीक है, अगर मेरा कंक्रीट में क्या आ गया, क्रीप आ गया, ठीक है, तो उससे क्या होंगे, कंक्रीट जैसा मेरी बीम है या कॉलम है या स्लैब्स हैं, कॉलम नहीं सिर्फ बीम्स है या स्लैब्स हैं, तो अगर क्रीप स्ट्रेन्स आए तो उसके कारण क्या मिलेगा मेरे को, डिफ्लेक्शन में इंक्रीज मिलेगा। और एक और चीज होती है, यहां लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट इसका, ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ लोड, ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील। ठीक है, अगर मेरा रिइंफोर्समेंट डला हुआ है तो जो कंक्रीट क्या करेगा, लोड को ट्रांसफर कर देगा इन केस ऑफ क्रीप
किधर, स्टील में, ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील। बस ये काम की चीज है हमारी, ठीक है। ये 3 अपन ने इफेक्ट्स देख लिए, अपन ने क्रीप के वो भी देख लिए कि क्या क्या होता है, कि क्रीप क्यों आता है, ठीक है। अब कुछ एक और चीज होती है छोटी सी, कि क्रीप के कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ है बेटा, कि अच्छा कोई हमेशा हर चीज़ खराब नहीं होती है, कभी कभी कुछ अच्छी भी साबित हो जाती है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो अपन को वही है, जो हमारे काम से काम है अपन उतना ही देखने वाले हैं, ठीक है। बेनिफिशियल इफेक्ट्स लिख रहा हूँ मैं, 2 ही है, ज़्यादा नहीं है। बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ क्रीप, ठीक है। पहला फर्स्ट इफेक्ट है, अगर हमारे सपोर्ट्स हैं, ठीक है, अगर हमारे सपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये बीम है और अगर सेटल हो रहा है, ये सपोर्ट्स हैं, अगर फिक्स्ड बीम भी है मान लो, ठीक है, अगर फिक्स्ड बीम भी हैं और अगर ये गलती से सेटल हो जाएगी, ठीक है, तो इसके कारण स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि अपन ने अगर ये एक सपोर्ट हट गया, वैसे ये तो सिंपली सपोर्ट है, इधर की मान लो, ठीक है, इसमें से एक सपोर्ट क्या हो, सेटल हो जाए, ठीक है, कहीं ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, कैसा भी सेटलमेंट हो जाए सपोर्ट का, तो इस सपोर्ट के कारण इस बीम में क्या आ जाएगा, स्ट्रेसेस, बहुत सारे स्ट्रेसेस आ जाएंगे, तो वो उन स्ट्रेसेस को कम करता है हमारा क्रीप, ठीक है। समझ आ गई बात। इन केस ऑफ लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, इसके लिए नहीं होता, ठीक है, इनके लिए नहीं होता, ओनली फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ इनडिटर्मिनेट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रेसेस इंड्यूस, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, दिक्कत टेंशन मत लेना, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, यहाँ तक कि राजस्थान जीके, सॉइल मैकेनिक्स, सबके नोट्स अवेलेबल हैं, ओके। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, अपन पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में देखने वाले हैं। चलो, इन केस ऑफ indeterminate structures, stresses induced due to settlement of supports, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स क्या होता है, रिडक्शन इन स्ट्रेसेस इंड्यूस ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, क्या हो जाता है, स्ट्रेसेस में कम हो जाता है, रिडक्शन इन स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप, रिडक्शन इन स्ट्रेसेस ड्यू टू क्रीप, ठीक है। क्रीप के कारण क्या हो जाते हैं, ये स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं। आगे और सेकंड, रिडक्शन इन क्रैकिंग भी आता है, रिडक्शन इन क्रैकिंग, रिडक्शन इन क्रैकिंग कब, जब अगर रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर हो और उसमें श्रिंकेज आ जाए, अभी अपन नेक्स्ट श्रिंकेज प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, रिडक्शन इन क्रैकिंग, ठीक है। जब उससे क्या होता है, जैसे क्या होता है कि अगर मान लो ये रेस्ट्रेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके कारण अगर इसमें श्रिंकेज आता है, तो श्रिंकेज के कारण क्या होता है, क्रैक्स डेवलप होते हैं, आगे अपन पढ़ने वाले हैं श्रिंकेज, तो श्रिंकेज के कारण क्रैक्स डेवलप जो होते हैं उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है क्रीप, बस इतना सा ध्यान रख लेना, ओके। अच्छा, अब मेरे को बात समझ में आती है, मैंने इफेक्ट्स भी देख लिया, मैंने बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी देख लिए, मैंने सब देख लिया। अब मेरे को बात आती है कि अब मेरे को क्रीप लाना ही नहीं है, ठीक है, रिड्यूस कैसे कर दूं, खुद क्रीप को कैसे रिड्यूस करूं, भैया मेरे को क्रीप चाहिए ही नहीं, मेरे स्ट्रक्चर में क्रीप आना ही नहीं चाहिए, मेरे को आना क्या नहीं चाहिए, उसको कम करूं, वो कैसे कर सकते हैं। पहली बात, इफेक्ट्स ऑफ क्रीप कैन बी रिड्यूस बाय, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्रीप अच्छा टॉपिक है इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आरसीसी में इनकी नीड नहीं है, बट फिर भी अपने को नॉलेज होनी चाहिए, अपन कंक्रीट पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता कंक्रीट के बारे में, क्रीप श्रिंकेज कुछ नहीं पता है, इसीलिए, ठीक है। जब तक अपनी बीएमसी स्टार्ट होती है, जब तक कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है, तब तक तो अपन को आरसीसी पढ़ना है, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ क्रीप रिड्यूस्ड बाय, कैसे रिड्यूस होता है, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, क्रीप के इफेक्ट्स को रिड्यूस करना चाहता हूं, तो पहला हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करूं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करता हूं। अगर मैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करता हूं तो मेरा क्रीप के जो इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। रीइंफोर्समेंट को ऐड कर दूं, रीइंफोर्समेंट को ऐड कर दूं तो भी कम हो जाएंगे रीइंफोर्समेंट। थर्ड, एडिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट लिख दो, एडिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, राइटिंग में मत जाना बेटा। स्टीम क्योरिंग अंडर प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टीम
क्योरिंग अंडर प्रेशर। ठीक है, ये अपन स्टीम क्योरिंग अच्छे से बीएमसी में देखने वाले हैं, उसकी टेंशन मत लेना। क्योरिंग क्या होती है, जब जैसे मैं क्यूब कास्ट करता हूँ तो उसको 28 दिन के लिए या 7 दिन के लिए मेरे को पानी में भिगो के रखना पड़ता है, उसके बाद टेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसको चीज़ को मैं क्योरिंग बोलूँगा, ताकि वो सारा पानी लॉस ना हो, कंक्रीट के अंदर पानी है ना वो लॉस ना हो। ठीक है, उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। 28 डेज की स्ट्रेंथ 7 दिन की स्ट्रेंथ से ज़्यादा आती है। ठीक है, वैसे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ टाइम से बढ़ती ही है। ठीक है, इन जनरल वे। ठीक है, तो स्टीम क्योरिंग अंडर प्रेशर करता हूँ मैं, अगर ये टाइप ऑफ क्योरिंग होती है स्टीम क्योरिंग। ठीक है, तो भी उससे क्या हो जाते हैं, क्रीप के इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं अपन। क्लियर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट अपन एसएससी जेईई में पूछा रखा है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट अब श्रिंकेज पढ़ लेते हैं, एक लास्ट टॉपिक छोटा सा, उसके बाद अपन यहाँ लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आरसीसी का सेकेंड लेक्चर है। चलो श्रिंकेज, अब देखो नाम से समझ में आ रहा है श्रिंकेज, श्रिंक हो गई कोई चीज सिकुड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा जनरल वे में। अभी मैं उस पर नहीं आया, कंक्रीट पे नहीं आया। ठीक है, जनरल वे में मेरे को नाम से समझ में आता है ना, जैसे क्रीप नाम से मेरे को समझ नहीं आ रहा था होता क्या है, पर श्रिंकेज नाम से मेरे को समझ में आ रहा है, सुना सुना लग रहा है ना। अपन बोलते हैं ना कि अच्छा ये तो नाम सुना सुना लग रहा है, तो वही बात है। तो श्रिंकेज नाम सुना सुना लग रहा है। ठीक है, तो श्रिंकेज वही चीज़ है, शॉर्टनिंग या कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्टनिंग या कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर, इन लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर। ठीक है, श्रिंकेज को क्या बोलूंगा, ड्यू टू ड्राइंग। ठीक है, अब भाई क्या हो रहा है कि ऐसे बैठे बैठे तो कंक्रीट की लेंथ कम नहीं होगी, मैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी सब चीज़ हवा में थोड़ी होती है। ठीक है, कंक्रीट सूखेगा, उसमें से पानी निकलेगा, मॉइस्चर का लॉस होएगा। ठीक है, ड्यू टू ड्राई होगा ना, जब भाई अपन 28 दिन के बाद अपन जब निकालेंगे, उसके बाद अब भाई मेरी बीम है या कोई भी कॉलम है वो हमेशा पानी में थोड़ी डूबी रह सकती है। ठीक है, अपन को बाहर ही रखना है, बाहर ही अपन सेटल करते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर जो हमारा कंक्रीट का जो भी हमारा हमने बनाया है, जैसे कोई भी बीम बनाई है या कुछ भी बनाया है कंक्रीट का, तो ड्यू टू ड्राइंग, ठीक है, शॉर्टनिंग, उसके जब ड्राई होएगा तो क्या पानी निकलेगा ना उसमें से। ठीक है, तो वो अंदर सिकुड़ने की कोशिश करेगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, शॉर्टनिंग या कॉन्ट्रैक्शन बोलो इन लेंथ ऑफ द कंक्रीट ड्यू टू ड्राइंग। ठीक है, ड्यू टू ड्राइंग प्रोसेस इज नोन एज श्रिंकेज। बस इतना सा ध्यान रखना अपन को। ठीक है, इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा लेंथ है, अब क्रीप और श्रिंकेज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्रीप क्या था, एक इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन मिलता है, या अपन को क्या मिलते हैं, एडिशनल स्ट्रेन्स मिलते हैं। कब, जब हमारी लोड सस्टेन्ड रहता है अप टू विथ टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, श्रिंकेज का टाइम से रोल नहीं है, वैसे तो है बट यूं नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ ऑफ कंक्रीट मेंबर ड्यू टू ड्राइंग प्रोसेस। ओके, व्हेन कंक्रीट सेट्स, लिख लो आगे, जब कंक्रीट सेट होता है ना, व्हेन कंक्रीट सेट्स। चलो बस आज के लिए यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे और देखेंगे कंक्रीट के बारे में थोड़ा सा, और फिर स्टील रिइंफोर्समेंट के बारे में आएगा। ठीक है, जैसे जैसे अपन ने आज सब कंक्रीट के बारे में पढ़ा, सारी स्ट्रेंथ्स पढ़ी अपन ने, टेंसाइल स्ट्रेंथ देखी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ देखी। ठीक है, और अपन ने क्या क्या देखा था, मॉडुलस ऑफ रप्चर वगैरह वगैरह सब देखा अपन ने। ठीक है, आज अपन ने सिर्फ कंक्रीट को देखा। अपन जैसे अपन आरसीसी पढ़ेंगे तो जैसे भी आरसीसी स्टार्ट हुई है, ठीक है, पेशेंस रखो, फिर आएगा अपना स्टील, आएगा रिइंफोर्समेंट, सब कोडल प्रोविजंस के चल रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ कोड में लिखी हुई है, आप पहले आज कोड जाके पढ़ो घर पर। ठीक है, वैसे घर पे ही हो बट कोड पढ़ो पहले। ठीक है, अपन आरसीसी साथ में चल रही है। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.